स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे सबमरीन के वर्किंग के बारे में। तो आइए समझते हैं सबमरीन क्यों लाइव स्ट्रीम में डिमांड किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहला कोर फोर्स के बारे में, यानी कि बोयंसी के बारे में। तो बोयंसी का मतलब क्या होता है? बोयंसी का मतलब होता है कि जो लिक्विड है, चाहे वो कोई भी फ्लूइड हो, चाहे एथेनॉल हो, अल्कोहल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी फ्लूइड, वाटर हो, वो आप पे फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स को हम लोग बोयंट फोर्स कहते हैं। और ये समझिए ये तभी काम करेगा जब आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस में हो, यानी कि ये जीरो ग्रेविटी में नहीं काम करेगा। यानी कि आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फ्लोटिंग वोटिंग वाला ट्राई करेंगे, नहीं काम करेगा ठीक से। तो ये समझना जरूरी, या तो एक्सेलरेशन हो या तो ग्रेविटेशनल वेल के अंदर आप हो, तभी ये काम करेगा। तो ये फोर्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि डेंसिटी हो, और डेंसिटी के लिए रिक्वायरमेंट होता है एक वेक्टर हो। बिना वेक्टर की डेंसिटी की कोई सेंस नहीं होती है फ्लूइड्स में। और यहाँ पे ये समझिए कि मेन की एलिमेंट क्या है कि जितना वाटर आप डिस्प्लेस कर रहे हैं वही मेन एलिमेंट है। यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आपने पानी में डुबाया, पानी उतना डिस्प्लेस हो गया जितना ये ऑब्जेक्ट है, वो वाटर का वेट की है। अगर वो वाटर का वेट आपके वेट से ज़्यादा है तो वो वाटर मतलब यानी ये वाटर आपको ऊपर पुश कर देगा। अगर उसका वेट आपके वेट से मतलब कम है तो आप नीचे सिंक कर जाइए। अगर बराबर है दोनों तो आप फ्लोट करते रहेगा। यही घूम फिर के यही है कि कितना वाटर आप हटाए, मतलब डिस्प्लेस किए, और डिस्प्लेसमेंट का वजन कितना आएगा। तो ये हिसाब मैथमेटिकली बस यही लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप 100 सीसी का जगह डिस्प्लेस कर रहे हैं, 100 सीसी का वाटर का वजन कितना होगा, उतना वजन के हिसाब से आप देख लो कि अगर उतना वजन मैच कर देते हो तो आप फ्लोट करते रहोगे, उतना वजन से आप ज़्यादा कर देते हो नीचे चले जाओगे, उतना वजन से कम कर देते हो तो ऊपर उठ जाओगे। तो हिसाब यही समझिए। और बैलेंस का वही मतलब था, अगर दोनों बैलेंस है तो आप ऊपर नीचे नहीं कीजिएगा। आपका वजन ज़्यादा होता है तो आप नीचे गिर जाइएगा, ऊपर रहेगा, फ्लोट करते रहेंगे। और घुमा फिरा के डेंसिटी के साथ आपको साइज भी देखना होता है, क्योंकि यहाँ फ्लूइड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका आराम से होता है कि स्टील का शिप क्यों तैरता है। बात वही है कि स्टील इतना पानी डिस्प्लेस कर देता है कि उस पानी का वजन ज़्यादा हो जाता है स्टील के शिप से, तो इसीलिए वो तैरता है। तो बात करते हैं इसे कंट्रोल कैसे करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मल्टीपल टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी वेसल में, जिसमें हम लोग एयर एंड वाटर टैंक्स कहते हैं। तो उसे हम लोग बैलेस्ट टैंक कहते हैं। अब बात है कि एयर टैंक आप नहीं कह सकते, उसमें हवा के साथ पानी भी जाता है, इसीलिए उसे बैलेस्ट टैंक का इंडिपेंडेंट नाम दिया गया है। और इसका ये काम होता है कि कोई भी वेसल हो, चाहे वो बोट ही क्यों ना हो, चाहे वो सबमरीन ही क्यों ना हो, उसे ऊपर नीचे, और ये बात समझना जरूरी है कि सबमरीन में हो जरूरी नहीं है। सबमरीन में होता ही है, कंपलसरी है, और आपके सारे बोट्स में लगभग होता है, सारे कमर्शियल बोट्स में होता है। इसीलिए आप बोट्स में आराम से उसको रेज या लोअर किया जा सकता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए वो लोअर किया जा सकता है, फ्यूल कंजम्पशन के लिए ऊपर किया जा सकता है, किसी ब्रिज के नीचे से जाना है तो उसका क्लियरेंस के लिए किया जा सकता है, बहुत सारा। और जितनों में क्रेन व्रेन होता है लोडिंग ऑफ लोडिंग के लिए, वो सब में भी ये सब में मेहनत करना पड़ता रहता है। बैलेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैलेंस किया जा सकता है। तो ये हमेशा एक टैंक होता है जिसमें आप पानी जब चाहें तब ला सकते हैं और जब चाहें तब उससे हवा से निकाल सकते हैं। और ये आप समझिए कि अगर आपको नीचे उतारना है, ढक्कन खोलेंगे, फ्लडिंग होने देंगे, मतलब बैलेंस टैंक को फ्लड होने देंगे, आप आराम से, वजन आपका बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई, आप नीचे गिर गए, ठीक है। अब बात है ऊपर कैसे जाएंगे। ऊपर जाने के लिए आपको तिगड़म करना पड़ेगा। तिगड़म करना होगा, कंप्रेस एयर उस जगह पे भर के डिस्प्लेस करना होगा, यानी पानी ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे, वो करेंगे तो ये ऊपर आएगा। अब अगर वैसा अगर मैं बता रहा हूँ मतलब कंप्रेसर डालो, तो आपके दिमाग में अगर आता है कि भैया कंप्रेसर खत्म हो गया, तो हाँ ये हो सकता है। सबमरीन में एक पूरा सिस्टम होता है जो, मतलब जितनी बार भी सबमरीन ऊपर आता है वो अपना कंप्रेसर का मतलब जो रिजर्वॉयर है, टैंक है, वो सबको रिफिल करता है। और मान लीजिए किसी कारण से वो टैंक खत्म हो गया और इमरजेंसी में है शिप, तो कुछ कुछ केसेस में इमरजेंसी रॉकेट रह सकता है वहाँ पे, जो इतना गैस प्रोड्यूस करेगा कि डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि बहुत हाई पीएसआई चाहिए। आप सोच लीजिए कि 200 मीटर 300 मीटर तक ये सब नीचे जा सकते हैं, तो उतना मीटर नीचे जाने पे कितना हाई पीएसआई चाहिए। जनरली कहा जाता है 2000 पीएसआई का कंप्रेसर चाहिए, तो उतना पावर तो सिर्फ आपको रॉकेट ही दे पाएगा। जैसे मतलब आपका होता है ना रॉकेट, छोटा छोटा रॉकेट फायर किया जाता है एयर बैग फ्यूल आने के लिए, वैसे ही करके इमरजेंसी केस में मान लीजिए कंप्रेसर खत्म हो चुका है या डैमेज हो चुका है बैटल में, ऑब्वियसली ये वॉरशिप है, अंडर वाटर वॉरशिप है, तो डैमेज हो सकता है, तो उस केस में इमरजेंसी के लिए उसे सरफेस किया जा सकता है। और शिप में सब में भी रहता है कि मान लीजिए किसी बोट ये ब्रिज के नीचे से क्लियरेंस चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए कई बार नीचे कर दिया जाता है, फ्यूल कंजम्पशन के लिए कई बार ऊपर कर दिया जाता है। ये सबका अलग अलग मैथमेटिक्स है, ये सब कैप्टन लोग सीखते हैं, ये उनका डिपार्टमेंट होता है कि कब कहाँ करना है, कैसे करना है। तो वही समझिए, एक टैंक है जिसमें बस पानी भर सकता है, हवा भर सकता है, पानी भर सकता है, हवा भर सकता है, और हवा कंप्रेस्ड होना चाहिए, नहीं तो आप समुद्र के नीचे में नॉर्मल 20-30 पीएसआई का हवा डालेंगे, कुछ नहीं होने वाला उसका। तो इसीलिए बहुत हाई प्रेशर में हवा इस्तेमाल किया जाता है। जनरली सबमरीन के केस में मिनिमम 2000 पीएसआई होता है। अब बात करते हैं, आप सबमरीन बनाने का बना लो,
लेकिन उसमें एनर्जी कहाँ से दोगे? तो एनर्जी के लिए यहाँ पे एक बात समझ, जो कि पानी के अंदर है, सिर्फ 2 चीज़ काम करता है, या तो न्यूक्लियर काम करेगा या तो बैटरी काम करेगा। इसके सिवा ऑलमोस्ट कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता हो। और हिसाब ये समझिए कि तो चार्ज कैसे करेंगे? आपने बैटरी इस्तेमाल करी, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द सबमरीन यही वाला बैटरी वाला होता है, तो चार्ज करने के लिए डीजल जनरेटर लगाया जाता है, जो जब भी ऊपर रहता है तो उसे चार्ज किया जाता है। और ये बैटरी के केस में ये इस तरह का लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल किया जाता है। ये सब बहुत भरपूर, मतलब देख रहे हैं इंसान के साइज़ का लेड एसिड बैटरी होता है। बहुत लंबा लाइफ रहता है, मतलब करीब 2-2 हज़ार एम्प का एक बैटरी हो सकता है। तो यही मतलब चलाए रखता है सबमरीन को। या तो आप शांति से न्यूक्लियर कर दें। तो बात होता है कि न्यूक्लियर काफ़ी बार लोग नहीं प्रेफर करते हैं, मिलिट्री कई बार न्यूक्लियर नहीं प्रेफर करेगी, क्योंकि न्यूक्लियर के साथ आपको ये भी देखना है कि स्पेंडिंग आप उसका अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। जैसे कि ब्रिटेन के पास था कि उन्हें नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है, वो बना सकते थे न्यूक्लियर पावर्ड, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, क्योंकि बात था कि वो बजटिंग उनको देखना पड़ रहा था। अब बजटिंग का हिसाब आ रहा था कि एक तो न्यूक्लियर बनाओ, उसके चलते बहुत सारा और प्रोजेक्ट काट दो, या तो उसे डीजल में ही रखो और इतना सस्ता हो जाए कि उसके साथ 4-5 चीज़ और बना लो। अब मिलिट्री नंबर का गेम होता है, अगर आप में से एक बढ़िया है वर्सेस 100 घटिया जीत जाएगा। तो इसीलिए नंबर, कई बार नंबर बढ़ाने के लिए किया जाता है कि भैया न्यूक्लियर 1-2 ठो रख लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाते, या वो एक भी नहीं बनाते क्योंकि वर्थ नहीं होता है। तो न्यूक्लियर सब लोग प्रेफर क्यों नहीं करते? मतलब सबमरीन को है कि पानी के नीचे रहना है, छिपा रहना है, तो न्यूक्लियर तो बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसे कभी ऊपर नहीं आना पड़ेगा, मतलब जनरेटर चलाने के लिए। बात है कि बहुत लाउड होता है, मतलब लाउड क्यों है? बात है ये रिएक्टर है, रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए उसमें पंप चलाना पड़ता है, पानी उसमें हमेशा सर्कुलेशन में रहना चाहिए, नहीं तो वो पिघल सकता है, मेल्ट डाउन हो सकता है, डैमेज नहीं होगा, बूम बम्बड़ी नहीं होगा, लेकिन बंद हो जाएगा, तो लटक जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा कूलेंट पंप चलाना पड़ता है, ये एक सीरियस समस्या है। और इसी कारण से कई बार लोग मतलब मिलिट्री नहीं प्रेफर करते। इसीलिए अगर आप रिसेंटली देखोगे कि यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर का सिमुलेटेड एक्सरसाइज, मतलब नेटो एक्सरसाइज कराता है कि मतलब एक आराम से स्वीडन का सबमरीन आके पुक कर दिया, मॉक ट्रायल था, कैसे कर दिया? बात है कि उसमें न्यूक्लियर सबमरीन नहीं था, इंजन पूरी तरह से बंद किया जा सकता, पूरी तरह से साइलेंट किया जा सकता था। तो इसीलिए न्यूक्लियर हर जगह हर समय सूट भी नहीं करता है। और आपको पानी और हवा के लिए इलेक्ट्रोलाइजर इस्तेमाल किया जाता है, हवा बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए, और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। और क्योंकि आप हाइड्रोजन नहीं रखना चाहोगे, कन्फाइंड फेसिस में आप हाइड्रोजन नहीं रखना चाहोगे, लीक होने में बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। और डिसैलिनेशन प्लांट रखा जाता है, यानी आरओ प्लांट रखे जाते हैं ताकि पानी का कोई कमी ना हो सके। तो यही मेन पावर सोर्स होता है कि आप शांति से बैटरी पे चल रहे हो, जब आप पानी के नीचे हो, जब आपका बैटरी खत्म हो गया आप ऊपर आ जाओ, डीजल जनरेटर से उसे चार्ज कर लो, और उसी के हिसाब से आप चलते रहोगे, और आपको इलेक्ट्रोलाइजर आपका ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहेगा, डिसैलिनेशन आपको पानी प्रोवाइड करता रहेगा। तो पावर का मेन यही होता है, यही 2 चीज़ है। हाँ, मतलब जापान का केसेस में लेड एसिड की जगह पे वो लोग लिथियम इस्तेमाल कर रहे हैं, और 1-2 बार कंपनी और ट्राई की थी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से कर सकें, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। देखिए जापान वाला तो अभी मतलब 1 ही 2 पीस बनाया गया है। तो ये सब मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, तो जो चीज़ आज होगा वो 10 या 20 साल बाद मार्केट में आएगा कि अच्छा ये चीज़ था पहले से। तो अभी तो श्योर नहीं हो। तो बात करते हैं क्रू के बारे में, और यहाँ पे ये समझिए आर्मी के लिए सबसे बड़ा फजीयत यही वाला है। सबमरीन का दाम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत 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 ज़्यादा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा महंगा पड़ता है उनका क्रू का। क्योंकि ये समझिए किसी भी आर्मी के लिए आप सबमरीन बना दो, न्यूक्लियर सबमरीन, एकदम बम बम अति उत्तम, मतलब कि वो पानी के नीचे आराम से साल साल भर रह सकता है, या आराम से 10-20 साल तक रह सकता है। लेकिन क्या इंसान उसके अंदर उतना दिन रह सकता है? सवाल है, जवाब आएगा नहीं, वो सीधा सीधा नहीं सकता। क्योंकि एक सबसे बड़ा लिमिट होता है, अगर आप क्रू रखते हैं, क्रू का सबसे बड़ा लिमिट आता है कि खाना कहाँ से खाएंगे, खाना खत्म हो जाता है। तो खाना एक सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है, क्योंकि खाना खत्म हो गया तो कैसे लड़ेंगे? और सबमरीन में जो काम करना होता है बहुत हैवी वर्क होता है, जैसे टॉर्पीडो वर्पीडो लोड करना, ये जनरली ऑटोमेट जितना चीज़ किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी होता है कि बहुत सारा मैनुअल वर्क रहता है, और सारे ऑटोमेटेड सिस्टम फेल होने के केस में भी आप काम करने लायक होने चाहिए। तो एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चाहिए, तो ऑब्वियसली वो आप तभी कर पाओगे जब आपके पेट में खाना हो। खाना नहीं होगा तो आप करोगे क्या? तो ये खाना एक लिमिट बना देता है कि आप कुछ भी सबमरीन बना लो हुलू लुलू करके कि हमारा सबमरीन 1 साल तक पानी के नीचे रह सकता है। महाराज खाना कहाँ से डालोगे? तो वही एक लिमिट बन जाता है। और प्लस यहाँ पे समझिए कि साइकोलॉजिकली जितने लोग सबमरीन को बर्दाश्त कर सकते हैं वो बहुत कम होते हैं। मतलब आपका आर्मी में 10 करोड़ भी कैंडिडेट हैं, तो उसमें से 10 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं होंगे जो सबमरीन को ठीक से संभाल सकें, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालता है। मतलब आप ये समझिए कि यूएस आर्मी का एक बहुत सीरियस पॉलिसी है कि खाना जो, यानी कि जितने भी शेफ डाले जाते हैं उसके अंदर, क्या बोलते हैं, सबमरीन के वन ऑफ दी बेस्ट होते हैं, और उनका बजट पानी की तरह दिया जाता है। भैया तुम बेस्ट ऑफ द बेस्ट खाना खाओ सबमरीन के अंदर, क्योंकि सीधा बात है कि अच्छा खाना मोरल को अच्छा रखता है। तो हिसाब सीधा रहता है कि ये साइकोलॉजिकली बहुत डिमांड है। उससे एक थोड़ा सा भी स्ट्रेन आप हटा दो, अच्छा है, तो खाना अच्छा दिया जाता है, जिम का व्यवस्था किया जाता है, और अगर किस्मत खराब है तो छोटे सबमरीन में मिल जाएगा जहाँ पे आपको बंक बेड शेयर करना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, और ये बिना वॉर का बात करो, वॉर के टाइम में तो स्ट्रेस छोड़ ही दीजिए। इसीलिए आपको बेस्ट ऑफ दी बेस्ट होना चाहिए, तभी जाके आप किसी भी सबमरीन क्रू को संभाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए भले आप कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि साल भर का डिप्लॉयमेंट जो होता है वो अच्छे अच्छे लोग को तोड़ देता है। तो ये एक बहुत सीरियस बात है।
और हर आर्मी के लिए सबमरीन से ज़्यादा फजीयत होता है उसका क्रू का लॉस, क्योंकि सबमरीन आप रिप्लेस कर सकते हो, एक बार आप सबमरीन बना लिया सीख गए, दोबारा तीसरा चौथा पांचवा बना लोगे, लेकिन क्रू को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप सोचते हो ना फाइटर जेट ना 40 मिलियन का तो उसमें इजेक्टर सीट क्यों है, बात वही है, वो पायलट ज़्यादा महंगा है। तो हिसाब वही है सबमरीन के केस में, सबमरीन डूबे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोग बच जाए बल्ले बल्ले, कंट्री दोबारा सबमरीन बना लेगी, लेकिन ये लोग खोज पाना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इंडिया के केस में हो सकता है कि भैया 10 करोड़ है, भैया 1 करोड़ भी ठीक से नहीं इसको पास कर पा रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब मेन तो वही लिमिट है आपका कि आप बनाने के न्यूक्लियर बना लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, घूम फिर के आपका यही हो रहा है कि भैया खाना के चलते बार बार डॉक करना पड़ रहा है। तो बात करते हैं इसे कम्युनिकेट कैसे किया जाता है। तो हमने खाना के बारे में बात कर लिया, क्रू के बारे में बात कर लिया, आपका पावर सोर्स के बारे में बात किया। कम्युनिकेट के मामले में यहाँ समझिए दिक्कत है कि सी वाटर है, यानी कि वाटर एक तौर से वो ओपेक होता है ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट कुछ भी उसके आर पार नहीं जा सकता, चाहे वो एक्सरे हो चाहे वो गामा रेज ही हो। रिएक्टर को पानी से आप ब्लैंकेट कर दो तो उसका गामा रेज आर पार नहीं जा सकता, तो आप समझ लिए कुछ भी इसके आर पार नहीं जा सकता। तो क्या किया जाता है, किया ये जाता है कि वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्राई किया जाता है, यानी कि इसका मतलब टेक्निकल नेम है ELF, यानी एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, 3 हर्ट्ज से लेकर 30 हर्ट्ज तक। हर्ट्ज बात कर रहा हूँ, मेगा हर्ट्ज नहीं, किलो हर्ट्ज नहीं, गीगा हर्ट्ज नहीं, हर्ट्ज सीधा सीधा। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये वन वे होता है, मतलब सिग्नल सिर्फ रिसीव किया जा सकता है, ट्रांसमिट नहीं कर सकता। बोला ऐसा क्यों, बात है इसका एंटीना किलोमीटर्स में नापा जाता है, मतलब ये इस एंटीना जो बनाना पड़ता है जो ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे इंडिया के पास एक है, USA के पास एक था, उन्होंने शायद बंद कर दिया रिसेंटली, चाइना के पास एक ठो बनाया गया, और ये सब कई मेगावाट खाता है और सिर्फ सिग्नल भेज देता है, और भी बहुत लो बिट रेट से, मतलब कुछ पेज ही बिट सिग्नल भेज पाता है। क्योंकि एंटीना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अंडरग्राउंड एंटीना कुछ किस्म 50-60 किलोमीटर तक का बनाना पड़ सकता है, डायपोल एंटीना बनाना पड़ता है। तो ये सीधा सीधा घूम फिर के सबमरीन का ये होता है कि भैया उसे बाहर आना ही पड़ेगा बात करने के लिए, घूम फिर के वो रिसीव कर सकते हैं, सिग्नल रिसीव कर सकते हैं, और जब भी बाहर आएंगे तो पूरा सैटेलाइट से, और उनको जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सबमरीन निकालो, क्योंकि सबमरीन का पेरिस्कोप अगर निकल जा सकता है तो सारा कम्युनिकेशन हो जाता है, वैसे ही करके जनरली काम करते हैं, ऐसे पूरा बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम्युनिकेशन उनका वीक लिंक है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। वाटर का जो प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी जाता है, और वो भी वन वे होता है, तो इसीलिए घूम फिर के हिसाब वही बनता है कि भैया आपको बाहर आना ही पड़ेगा कम्युनिकेट करने के लिए। ये एक मतलब यही दो चीज़ मतलब सबमरीन को एकदम परफेक्ट वेपन से बनाने से रोक देता है। पहला कि उसका टाइम लिमिटेड है, खाना खत्म हो जाएगा, क्रू को वापस आना पड़ जाएगा। दूसरा साइकोलॉजिकली कोई भी क्रू इसमें बहुत लंबा नहीं रह सकता, जैसे US का क्रू का एग्जाम्पल है, 77 डेज तक का ही एक शिफ्ट रहता है, उसके बाद उनको बाहर निकाला जाता है कि भैया नहीं नहीं अब आप बोरा जाओगे अंदर रहोगे। तो वैसे ही समझ लिया हर कुल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहना, कंटिन्यूसली तो नहीं रहना, बाद में आप आओ धूप वूप देखो, दुनिया देखो, फिर अंदर जाओ। तो ये देखिए कम्युनिकेशन भी उसमें लिमिटेशन है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सबमरीन के वर्किंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।